हम लोग यहाँ पे अब टिंडल इफेक्ट देख रहे हैं। टिंडल इफेक्ट को टिंडल फेनोमेनन बोलते हैं। हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, सस्पेंशन पढ़ रहे थे, कोलॉइडल पढ़ रहे थे, तो हमें बार बार बात कर रहे थे कैस्केटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। कैस्केटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो यहाँ पे देख रहे थे कि जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में देखे थे कि लाइट को स्कैटर नहीं करता है सॉल्यूशन। इसी तरह से हम जब सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज देखे थे तो यहाँ पे देखे थे कि सस्पेंशन लाइट को स्कैटर कर दे रहा है। और ठीक इसी तरह से हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी जब कोलॉइड, वहाँ भी देखे थे कि लाइट को स्कैटर करता है, कोलॉइड लाइट को स्कैटर कर देता है। ताकि तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि हम स्कैटरिंग लाइट बाद में पढ़ लेंगे, एक अलग टॉपिक में एक जगह पढ़ लेंगे। तो जो लाइट को स्कैटर करता है, जैसे बोल सकते हैं कि इसको सस्पेंशन क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या टिंडल इफेक्ट है? क्या टिंडल इफेक्ट? फेनोमेना रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फेनोमेना रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका जो डिस्कवर थे उनका नाम था ब्रिटिश फिजिस्ट थे, उनका नाम था जॉन टिंडल। अपने नाम पे ही टिंडल इफेक्ट रखे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो स्कैटरिंग मतलब होता है छितराना या बिखरना। स्कैटर मतलब होता है छितराना या बिखरना। तो लाइट का बिखरना या छितराना को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखते हैं जैसे कि लाइट जा रहा है, देखिए रेज ऑफ लाइट है। तो हमारे हवा में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है ना, यहाँ पे भी एयर, हर जगह एयर है। तो एयर का में क्या क्या है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आर्गन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है। तो क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट जा रहा है, तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मिल गया उसको, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर, इसको क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा कहीं दूसरा डायरेक्शन में, या फिर हमको डायरेक्शन नहीं पता है एग्जैक्टली, तो कहीं भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है इसको। फिर यहाँ पे कोई एयर का मॉलिक्यूल क्या है, एयर का मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, ये भी रिफ्लेक्ट कर दे रहा है हर जगह। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर इसका भी मॉलिक्यूल इधर स्कैटर कर देगा, तो इसी तरह से स्कैटर होते रहेगा बार बार। इसी को बोल रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज का एक टॉपिक हम देख रहे हैं सबसे पहले कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। हाउ डू बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी को देख कैसे पाते हैं। तो इसके पीछे का साइंस है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, चलिए कुछ सर्कल सा ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट है कोई, हमको इसको देखना है, इसको देख कैसे पाते हैं। तो इतना हम लोग को पता है ना कि जैसे कि ऑब्जेक्ट कितना तरह का होता है। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, और एक होता है ब्लैक ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट करता है, जैसे कि ये हो गया लाइट, मैंने कि ये एलईडी लाइट हो गया, और फिर सन जो लाइट को इमिट कर रहा है, उससे लाइट निकल रहा है, उसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और एक होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ये जो वाइट बोर्ड है, ये क्या इसे लाइट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, फिर भी ये लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ये लाइट यहाँ इस पे पड़ रहा है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बस कुछ नहीं जानना है, बस अभी इतना हमको मानना है कि एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और जितना ऑब्जेक्ट है दुनिया में, हर कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे समझिए, इस बात को समझिए कि ये मार्कर है, मार्कर ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ रहा है, ऊपर से नीचे कुछ लाइट पड़ रहा है, या इधर से लाइट आ रहा है, इस पे लाइट आ रहा है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो देखिए जैसे कि ये हमारा हो गया, मार्कर हो गया, इस पे मान लीजिए लाइट आ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा समझिए कुछ ऐसा, लाइट इस पे आ रहा है, इस पे लाइट आ रहा है ना, इस पे लाइट आ रहा है, तो यह कर हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर डायरेक्शन, मतलब ये डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे, हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, कोई डायरेक्शन में कर रहा है, कोई डायरेक्शन में कर रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, मेरा आँख यहाँ पे, ये आँख का डायग्राम है, तो कुछ लाइट उसमें से तो बहुत सारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कुछ लाइट मेरे आँख पे पड़ेगा, तो मेरे आँख पे जो लाइट पड़ रहा है, इसी कारण से ऑब्जेक्ट मार्कर को हम देख पा रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे खड़ा है, हो सकता है आप यहाँ पे खड़ा है, ये लाइट आप पे पड़ेगा, तो आप भी मार्कर को देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, और हम भी मार्कर को देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये लाइट ऊपर से आया, रिफ्लेक्ट किया, कुछ लाइट मेरे आँख में गया, कुछ लाइट आपके आँख में गया, तो अभी इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, मार्कर को देख पा रहे हैं, हम भी मार्कर को देख पा रहे हैं। तो यही यहाँ पे हम समझ चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं। इसका रीजन है कि ई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो इस पर लाइट पड़ता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ऑब्जेक्ट, और जो रिफ्लेक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बारे में 12 में पढ़ेंगे क्या होता है। तो अभी हम कितना समझना है कि दुनिया हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो लाइट बहुत हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा,
बहुत सारा डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। हो सकता है कुछ लाइट मेरे आँख पे पड़ जाए, हम इस डायरेक्शन में खड़ा हैं, कुछ लाइट मेरे ऊपर पड़ जाए, तो हम फिर इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अगर कोई कारण से इसका जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ये मेरे ऊपर नहीं आए तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि इसका कारण क्या हो सकता है, हम एक पॉसिबिलिटी हम आँख बंद कर लें, आँख बंद कर लेंगे तो क्या लाइट नहीं देख पाएंगे हम, क्या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं आँख बंद करने के बाद। इसका क्या है कि हम लाइट को अपने आँख के ऊपर नहीं आने देते हैं। यह एक ऑप्शन है कि बीच में हम कहीं कार्डबोर्ड घुसा दें, बीच में हम कहीं कार्डबोर्ड घुसा दें, कोई कार्डबोर्ड घुसा दे, तभी अब क्या होगा, अब लाइट का रेज यहीं आके रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे समझिए कि लाइट क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करके मेरे तरफ आ रहा है, तो हम ऐसा कर दिए तो इसके यहाँ से कोई एक रेज आ रहा होगा मेरे ऊपर, 1 या 2 रेज 3 रेज जितना भी आ रहा होगा, तो हम ऐसे कर देंगे तो मेरे ऊपर रेज आना बंद हो जाएगा, तो हमको मार्कर नहीं दिख रहा है। ऐसे सेम कुछ रेज आपके ऊपर भी जा रहा होगा, तो ऐसा बंद कर देंगे हम, ऐसा बंद करती हैं तो आपको मार्कर नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हम जो रेज ऑफ लाइट जा रहा है उसको आपके तरफ जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते हैं। यही कारण इसके पीछे का साइंस है कि ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। यही है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो मेरे आँख पे पड़ना चाहिए, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला टर्म देख रहे हैं कि लाइट को स्कैटर कब लाइट स्कैटर होगा, कब लाइट स्कैटर नहीं होगा। लाइट स्कैटर क्यों होता है, उसको हवा का मॉलिक्यूल स्कैटर कर देता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे 2 केस ले रहे हैं, एक केस ले रहे हैं कि इस एरिया में वैक्यूम है, यहाँ से कोई टॉर्च हम जला दिए मान लीजिए ऐसा, या फिर ऐसा लाइट जो एक रेज ऑफ लाइट कोई निकाल रहा है, इधर लाइट जाए, कोई टॉर्च जला दिए मान लीजिए, ऐसा कुछ टॉर्च जला दिए, कोई मेरे पास टॉर्च है जो लाइट रेज निकाल रहा है। इस एरिया में वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब एयर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, हवा नहीं, बिल्कुल हवा नहीं। इस साइड में इस साइड में बाउंड्री की इस साइड एयर है, तो एयर है तो एयर मॉलिक्यूल भी होगा, तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल रहेगा तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी हम बात किए थे डायग्राम बना के कि क्या कर रहा है, लाइट जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे तो स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग होगा, एयर मॉलिक्यूल लाइट को स्कैटर कर देगा, स्कैटर मतलब छितरा देगा। क्या कर लाइट को छितरा दे रहा था ना, हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे, लाइट को क्या कर रहा है, छितरा दे रहा है, 2-3 डायरेक्शन 4 डायरेक्शन में जितना पॉसिबल डायरेक्शन है छितरा दे रहा है, तो यहाँ पे लाइट क्या होगा, स्कैटर होगा हर डायरेक्शन में। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक लोग यहाँ पे खड़ा है ऊपर देख रहे हैं, एक लोग यहाँ पे वो भी ऊपर देख रहे हैं, तो कुछ जो लाइट छितराया स्कैटर हुआ, तो कुछ 2-3 रेस तो इनके ऊपर भी आँख पड़ेगा, इसके ऊपर भी, इस आँख पे भी पड़ेगा, तो इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि यहाँ से लाइट क्रॉस कर रहा है, इसको यहाँ क्या दिखेगा कि लाइट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह समझिए कि इसको लगा कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे उससे लाइट निकल रहा है, ऐसा समझ लीजिए। इसको क्या दिखेगा, इसको यहाँ पे लाइट स्कैटर हो ही नहीं रहा है, स्कैटर कौन कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल, यहाँ तो एयर है ही नहीं, तो यहाँ इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि यहाँ से लाइट, इसको कुछ नहीं दिखेगा, जब लाइट यहाँ से लाइट स्कैटर ही नहीं हो रहा है तो कैसे दिखेगा, इसको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इसको कुछ नहीं दिखेगा। कोई ऑब्जेक्ट हमको कब दिखता है, जब वो लाइट को स्कैटर करता है, यहाँ पे लाइट तो स्कैटर हो ही नहीं रहा है, तो इसको कुछ नहीं दिखेगा, इसको कुछ लगेगा यहाँ से कुछ है ही नहीं। हमको कब लाइट दिखेगा, रेज ऑफ लाइट, जब वो रेज ऑफ लाइट स्कैटर होगा। तो इस बारे में एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देखते हैं कि कभी क्या होता है ना कि सुबह सुबह धूप उगता है ना, तो खिड़की से देखिएगा कि लाइट ही थे, सनलाइट आता है वहाँ पे। अच्छा एग्जाम्पल बारे में बात कर लेते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इतना समझ गया कि जब वैक्यूम रहेगा तो लाइट स्कैटर नहीं होगा, एयर होगा तो लाइट स्कैटर होगा, इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल इसका। अच्छा इतना तो आप लोग जानते हो कि लाइट के अंदर 7 कलर होता है, उसको कुछ हम विब्ग्योर के नाम से जानते हैं, विब्ग्योर, VI वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इतना कलर का लाइट होता है, 7 कलर का। तो हम लोग देखते हैं ना कि रेलवे, ट्रैफिक वगैरह में या फिर हर जगह रेड कलर का यूज होता है लाइट, ट्रैफिक लाइट के लिए। क्यों, क्योंकि रेड लाइट जो है ना सबसे कम स्कैटर होता है, रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होता है, अब वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो जो लाइट कम स्कैटर होगा वो ज़्यादा दूर से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लाइट लगा दिए, लाइट यहाँ पे, ये अगर कम स्कैटर होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, अगर कम स्कैटर ज़्यादा दूर तक जाएगा लाइट, इसका ज़्यादा दूर से दिख जाएगा हमको रेड। यही अगर वायलेट कलर लगा देंगे यहाँ पे तो इधर ही रास्ता में स्कैटर हो जाएगा, रास्ता में छितरा जाएगा, इधर उसका रास्ता बिखर जाएगा, रास्ता ही उसका सीधा रास्ता में जाएगा नहीं, उधर उधर बिखर जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रैफिक लाइट में रेड कलर यूज करते हैं, क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। अच्छा हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे
आप लोग ऐसा धूप सुबह सुबह क्या होता है ना, इस एग्जाम्पल को समझिए कि सुबह सुबह जब खिड़की से धूप आता है, आप भी देखे होंगे पीछे खिड़की से, या फिर मतलब चलिए कोई ऐसा आपके घर में ऐसा सर्कल है या फिर ऐसा कुछ छेद है घर में, या हम लोग गांव में थे ना तो वहाँ क्या होता है, फूस का घर होता है ना, तो उसके कहीं कहीं छेद रह जाता है, छप्पर वगैरह, हम उसको छप्पर बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ से कहीं कहीं लाइट निकलता है, ऐसा कुछ लाइट हमको क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा आपको धूल दिखेगा, ऐसा धूल दिखेगा कि इधर उधर बिखर रहा है, धूल बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमको पाथ ऑफ लाइट दिखता है। पाथ ऑफ लाइट क्यों दिखता है वहाँ पे हमको? क्योंकि ये जो लाइट आ रहा है, जो डस्ट पार्टिकल है, हवा में जो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर दे रहा है। लाइट को स्कैटर कर देने से क्या हो रहा है, हमको सनलाइट का पाथ विजिबल हो जा रहा है। सेम एक एग्जांपल है कि क्या होता है ना, कभी कभी जंगल वगैरह में जहाँ पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हुआ तो कुछ वाटर का पार्टिकल ऊपर रह जाता है, कुछ हाइट पे वाटर पार्टिकल रह जाता है, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल रह जाता है। जब धूप उगता है तो क्या करता है, इस लाइट जो वाटर ड्रॉपलेट है लाइट को स्कैटर कर देता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होता है और लाइट को स्कैटर कर देता है, तो वहाँ पे हमको पाथ विजिबल हो जाता है, वहाँ पे पाथ विजिबल हो जाता है। और सुबह सवेरे देखिएगा, सवेरे फिर शाम को दोपहर को अभी देखिएगा कि खिड़की से धूप आता है, वहाँ पे भी धूल आपको दिखेगा। धूल नहीं दिखता है, उस पाथ ऑफ लाइट दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है लाइट को स्कैटर कर दे रहा है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, गूगल पे सर्च कीजिएगा टिंडल इफेक्ट, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा कि जंगल वाला भी, फिर खिड़की वाला भी, खिड़की से बहुत सारा धूप निकलते रहता है। और हो सकता है पॉसिबल तो हम क्या करेंगे, इमेज लगा देंगे, इस वीडियो में इमेज लगा देंगे। अगर एडिट करने के लिए आ जाएगा हमको तो वहाँ पे हम इमेज लगा देंगे। अगर इमेज नहीं लगा पाए हम तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल, आपको दिख जाएगा, दोनों एग्जाम्पल दिख जाएगा। और हम लोग देखते हैं अब, चलिए इतना लिखिए, पहले हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग तो टिंडल इफेक्ट पढ़ ही लिए हैं, जल्दी से कुछ डिफिनेशन लिख ले रहे हैं। इसका डिफिनेशन है, इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए कॉलॉइड और इन सस्पेंशन। हम लोग बात किए थे क्या, टिंडल इफेक्ट है क्या, जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन और कॉलॉइड में, वो लाइट को स्कैटर कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसका यूज क्या है, टिंडल इफेक्ट का कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज है, नेफ्लोमीटर एक डिवाइस है, इसमें यूज होता है साइज और डेंसिटी, जो कोलाइड कभी क्या होता है ना, कोलाइडल बना लेते हैं हम, उसका हमको पार्टिकल का साइज पता करना होता है। तो हम लोग नेफ्लोमीटर की मदद से, नेफ्लोमीटर डिवाइस में टिंडल इफेक्ट की मदद से उसका साइज हम लोग पता कर पाते हैं कोलाइड का। तो इसका यूज यही है। और इसका है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी आर समटाइम्स एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से कभी कभी हम लोग लाइट का पाथ देख पाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। इसका दो एग्जांपल के बारे में बात किए थे कि जो डस्ट पार्टिकल रहता है एयर में, वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर देता है, इसलिए हम लोग पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, हम लोग को पाथ ऑफ लाइट दिखता है वहाँ पे। और सेम एक एग्जाम्पल दूसरा दिया था कि ट्रेन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर स्कैटर दी लाइट सो दी पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। इसका एग्जाम्पल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। हम लोग बात किए थे ना कि मिक्सचर को सेपरेट करने का बहुत सारा टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। अब हम लोग मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेथड्स तो बहुत सारा है, हम लोग को जो कॉमन मेथड है जो 9th एंड के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 9th के एनसीईआरटी में या फिर थोड़ा बहुत 11th के एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और मतलब और बहुत सारा मेथड है, हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि कोलॉइड का भी सेपरेट करने का बहुत सारा टेक्निक होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन को हम लोग 12 में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेवल उसका हाई हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ मेथड हम पढ़ लें जो थोड़ा ज़्यादा ना कॉमन है, आपको समझ में आ जाए, ऐसा मेथड पढ़ ले रहे हैं। पहला हैंड पिकिंग, फिर है थ्रेसिंग है, टोटल 15 मेथड है। थ्रेसिंग है, बिनोइंग है, सीविंग है, इवेपोरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, सेपरेटिंग फ्यूनल है, सॉल्युबिलिटी, बासिंग। कुछ मेथड जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि मिक्सचर का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा, उस पर भी डिपेंडेंट होता है, जैसे सॉल्युबिलिटी वाला मेथड, बासिंग वाला मेथड, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और डिस्टिलेशन बहुत सारा होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन का बहुत सारा मेथड है, तो हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हम लोग एयर क्या करते हैं ना, एयर में बहुत सारा हवा रहता है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट करते हैं। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, और फिर हो सकता है कुछ मेथड छूट भी होगा, तो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पे कर लेंगे। मेरे हिसाब से इतना मेथड ही है हम लोग को पढ़ने का।
तो बारी बारी से एक एक करके हम सब पढ़ ले रहे हैं। इसमें से लगभग 10 तो बहुत ज़्यादा आसान है, 10 तो आप लोग जानते भी होंगे। 2-4 मेथड हम लोग को बस अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे अब कुछ मेथड देख रहे हैं सेपरेट करने का मेथड। तो इस मेथड तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार जल्दी से देख ले रहे हैं, क्योंकि रिव्यू कर ले रहे हैं थोड़ा। तो सबसे पहला हैंड पिकिंग। सिंपल ये है कि हैंड पिकिंग समझते हैं कि हाथ से पिक करना, हाथ से उठाना। जैसे कि जब हम लोग घर में चावल बनाते हैं तो चावल में कभी कभी काला काला पार्ट होता है, उसमें काला काला चावल होता है, उसको क्या करते हैं, हाथ से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो क्या होगा, हैंड पिकिंग मेथड हो गया ना कि चावल यूजफुल चावल और नॉन यूजफुल चावल को अलग कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करें, हाथ के द्वारा, हाथ की मदद से, उसी को बोलते हैं हम लोग हैंड पिकिंग। हाँ, ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा अनवांटेड सब्सटेंस ही, जैसे कि हम क्या लिखे यहाँ पे कि अनवांटेड सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर देते हैं यूजफुल वन से। ये जरूरी नहीं है, अगर हम दोनों सब्सटेंस यूजफुल हो सकता है काला चावल भी यूजफुल हो, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि दो यूजफुल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग मेथड। ऐसा नहीं कि हमेशा हम खराब सामान को ही अच्छा वस्तु से निकाल के फेंकेंगे। कोई दो अच्छा सामान हो, मिक्स हो गया हो गलती से आपसे, जैसे कि मान लीजिए चावल और दाल मिक्स हो गया, आपसे इतना सा चावल दाल मिक्स हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको सेपरेट करने का तो क्या चावल और दाल को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हाथ की मदद से। तो ये भी क्या हो गया, चावल भी यूजफुल और दाल भी यूजफुल है, तो हम इसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। इसका तो कॉमन टर्म आप जानते हैं, बहुत कॉमन टर्म है थ्रेसिंग। थ्रेसर की मदद से हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग of the process of loosening the edible part of grain from the straw to which it attached। कैसा प्रोसेस है, जो एडिबल ग्रेन का एडिबल पार्ट है उसको हम लोग उसके स्ट्रा, उसके पोबाल, जैसे कि धान में क्या होता है, पोबाल और धान होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग थ्रेसिंग कर देते हैं, ताकि धान अलग हो जाए, उसका पोबाल अलग हो जाए। उसके स्ट्रा से हम लोग को उसका ग्रेन को अलग कर देते हैं। गेहूँ में भी गेहूँ का ये स्ट्रा हो गया, ऐसा स्ट्रा होता है ना, ऐसा स्ट्रा होता है, यहाँ पे गेहूँ होता है, ऐसा ऐसा गेहूँ होता है, तो क्या करते थ्रेसिंग करते हैं तो गेहूँ अलग हो जाता है, इसका स्ट्रा अलग हो जाता है, यही थ्रेसिंग हो गया। बिनोइंग में क्या करते हैं, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर या फिर वाइंड बोल सकते हैं। द हस एंड चाफ आर ब्लोन अवे बाय द ब्लोइंग एयर व्हेन द फार्मर्स ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ ए सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड, द हेवियर ग्रेन्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी तेज हवा बहता है, तेज हवा चलता है, तो किसान वगैरह क्या करते हैं कि धान को उठाते हैं और ऐसे ऐसे गिराते हैं उसको, मतलब नीचे, तो जो हवा बहता है उससे धान तो हेवियर होता है, धान नीचे गिर जाता है, और जो धूल होता है वो पीछे उड़ जाता है हवा की मदद से, तो हो गया विनोइंग। इसमें हम लोग हवा की मदद करते हैं। फिर कभी कभी चावल और भूसा होता है ना, उसको भी अलग कर लेते हैं हम लोग घर में ही, पंखा वगैरह तेज पंखा चला के उसका आगे ऐसा ड्रॉप कर, जो गाँव से बिलोंग करते हैं देखते होंगे किसान वगैरह जो करते हैं, जो गाँव से बिलोंग करते हो तो इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे। और आप भी समझ सकते हैं, जैसे पंखा वगैरह हम तेज पंखा चला दे और उसको आगे से मतलब चावल और भूसा गिराएं तो चावल नीचे गिर जाएगा और भूसा पीछे उड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉमन मेथड था, इसको लिख लीजिए। मुझे तो लगा कि इसको जरूरत पढ़ाने की जरूरत नहीं, फिर चलिए एक बार डिफिनेशन लिख दिए, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगला मेथड देख रहे हैं हम लोग, सीविंग। सीविंग मतलब होता है, सीव मतलब होता है चलनी, सीव मतलब क्या होता है, चलनी। तो लोग चलनी जो मिक्सर को सेपरेट करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सीविंग। तो हम लोग घर में भी चाय वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, चलनी की मदद से चाय को छान लेते हैं। उसमें क्या, चाय पत्ती जो बड़ा पार्टिकल ऊपर रहता है और चाय का पार्टिकल नीचे गिर जाता है, चाय नीचे गिर जाता है, तो इसी को बोलते हैं सीविंग। इसमें क्या करते हैं, सेपरेट मिक्सचर डेट डिफरेंट साइज़ का, जब दो मिक्सचर का साइज़ डिफरेंट हो, ये चावल और भूसा को हम लोग मदद करने का चावल और भूसा क्या होता है, भूसा का साइज़ इतना होता है और चावल का साइज़ इतना होता है, तो हम लोग चलनी से उसको चालते हैं तो भूसा नीचे गिर जाता है और चावल चलनी में रह जाता है, तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग सीविंग। इसका डिफिनेशन लिखा है, एक बार आप लोग लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए। हम लोग वाला प्रोसेस देखने वाले हैं, इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है कि इट इज टेक्निक दैट इज यूज्ड इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर यूजुअली अ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्युबल सॉलिड। इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन समझिए। इवेपोरेशन क्या था, इवेपोरेशन हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या होता है, जैसे दो कंपोनेंट है, मिक्सर का दो कंपोनेंट है, इसमें इसका मेथड होता है जो सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, और जो इसमें सॉल्युबल सॉलिड होता है, जैसे कि चीनी क्या है, चीनी को हम लोग पानी मिला दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, सॉल्युबल सॉलिड है और उसका सॉल्वेंट क्या, लिक्विड है। जब लोग पानी को उबालेंगे, उस शरबत को उबालेंगे तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और उसका चीनी का पार्टिकल नीचे रह जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब चाशनी वगैरह बनाते हैं ना,
चाशनी वगैरह कुछ दिन रह जाता है तो उसमें चीनी आपको मिल जाएगा, वापस से चीनी मिल जाता है। चीनी का साइज़ चेंज हो जाता है, चीनी का जो पार्टिकल साइज़ था, एक चीनी का जैसे इस साइज़ था, अगर चाशनी रहता है उसका साइज़ कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ रैंडम साइज हो जाता है, लेकिन हमको चीनी वापस से मिल जाता है। तो इसका मेथड जो होता है इवापोरेशन। इसमें क्या होता है कि द सॉल्यूशन इज हीटेड अंटिल द सॉल्वेंट इवापोरेट्स। सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, पानी शरबत को खूब हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका पानी इवापोरेट हो जाएगा और चीनी नीचे रह जाएगा। इवेपोरेशन था। और बहुत इवेपोरेशन का बहुत सारा एग्जांपल है, आप लोग देखिएगा। और एक मेथड है बासिंग। बासिंग एक मेथड है, जैसे कि हम लोग क्या, जब चावल को चून लेते हैं, काला पार्ट को हटा लेते हैं, तो क्या चावल फिर खाने के लायक हो जाता है? नहीं, उसको हम धोते भी हैं। तो धोते हैं क्या, उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल रहता है वो इम्प्योरिटीज वो पानी से बह जाता है। तो वो भी एक मेथड है कि मिक्सचर को सेपरेट करने का। क्या है, बासिंग कैन बी डन व्हेन द मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। उसका जो इम्प्योरिटीज है सॉल्युबल है, पानी में मिल जाए, घुल जाए, और उसका कंपाउंड इनसॉल्युबल हो और रह जाए, हमको मिल जाए उसका हमको जिसका जरूरत है यूजफुल कंपाउंड रह जाए, और उसका इम्प्योरिटीज है जो पानी के साथ बह जाए। तो ये सब तो सिंपल सा मेथड हम जानते हैं, सीविंग जानते हैं। बासिंग का हम लोग क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए ना, कि कोई भी टॉपिक है उसको हम लोग रियल लाइफ से जोड़ के पढ़े, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, तो इससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा समझ में आएगा। हम चीज़ों को इसको हम कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ से इसको जोड़ते हैं तो हमको पढ़ना, हमको समझना आसान हो जाता है। तो आप लोग भी पढ़े ऐसे ही कोशिश कीजिए कि इसको रियल लाइफ से जोड़िए, इसका हमको क्या ज़रूरत पड़ रहा है, कहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है, इसको लिखिए। हम और मेथड देख रहे हैं, हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो जब लोग 12 में मेटलर्जी चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन आता है, और उसको मैं यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस जो यहाँ पे जितना पढ़े उतना वहाँ पे पढ़ना है। ये टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उस टॉपिक में आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें होता क्या है, इसमें दो रोलर होता है, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, मैग्नेटिक रोलर हो गया, और एक होता है सिंपल सा रोलर। इसमें चैन से बेल्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ऐसा रहता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी मिक्सर को सेपरेट करना हो उसको यहाँ पे डाल देते हैं, मिक्सर को चूर करके उसका कण यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे सिप्लित होता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन ओर वगैरह में होता है, जब हम ओर को क्रश करके यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ पे गिरता है ऐसे ऐसे, और ये इधर आता है, इसका और क्या इधर आएगा। और ये मैग्नेटिक है, तो देखिए इसमें क्या है, उसमें इसका कंपलसरी कंडीशन है कि जो आपको एक कंपोनेंट है मिक्सर का, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, मैग्नेट से चिपकता हो। जैसे क्या लोहा के पास, आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, आयरन क्या मैग्नेट में चिपकता है, तो उसमें से एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग दो कंटेनर लगा देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे। तो क्या घूमेगा तो क्या, जो नॉन मैग्नेटिक रहेगा, जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा, क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएगा, आगे गिर जाएगा, क्योंकि जब हम फोर्स लगा के इसको घुमा रहे हैं तो फेंका जाएगा, आगे फेंका जाएगा। और जो मैग्नेटिक रहेगा वो थोड़ा सा चिपक जाएगा यहाँ पे, वो जल्दी गिरेगा नहीं, उससे चिपका हुआ रहेगा, उससे हम इसका घूमने का ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा और कुछ यहाँ के गिरेगा, वो भी गिर जाएगा, नीचे जाके गिर जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, जो नॉन मैग्नेटिक यहाँ पे जमा हो जा रहा है, मैग्नेटिक यहाँ पे जमा हो जा रहा है, वो भी गिर जा रहा है, मैग्नेटिक भी गिर जा रहा है, लेकिन कुछ दूर बाद जाके गिर रहा है, और नॉन मैग्नेटिक पहले ही गिर जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको आप लोग लिखिए, इतना ही है, ज़्यादा इसमें कोई खास है नहीं। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ टॉपिक में इसको बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे अब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग जब वहाँ पे टेबल बनाए थे तो तीनों को 10.1, 10.2 और 10.3 नंबरिंग दिए थे। ऐसा क्यों दिए थे हम लोग देखते हैं अभी। हम लोग मड्डी वाटर देखे थे। मड्डी वाटर क्या है, सस्पेंशन है, मिक्सचर है। तो मड्डी वाटर क्या करते हैं ना, हम जब उसमें मिट्टी घोल देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसका क्या होता है ना कि मिट्टी नीचे जमा हो जाता है। जैसे कि पहले मिट्टी घोल दी है, नीचे मिट्टी घोल दी है, जैसे कि हर जगह यहाँ पे मिट्टी, पूरा मिट्टी मिक्स किया हुआ है। ये हरा वाला मान लीजिए मिट्टी है, और ये ब्लैक है जो वाटर ऐसे मिक्स कर दिए। इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ दिए, कुछ देर के लिए छोड़ दिए तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। मिट्टी क्या था, हरा वाला मिट्टी था, तो मिट्टी ऑलमोस्ट नीचे बैठ जाएगा। और क्या होता है, पानी ऊपर हो जमा रह जाता है। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस पानी को दूसरे बीकर में जमा कर ले रहे हैं। इस पानी को हम लोग
इस जो पानी है, इस पानी को क्या कर रहे हैं, दूसरे बीकर में जमा कर ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे हम इसको पानी को निकाल दे रहे थे, यहाँ पे क्या बच जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी बच जा रहा है। जैसे इस बीकर से हम क्या किए, एक बीकर में पानी निकाली, एक बीकर में मिट्टी बच गया, यही बीकर में मिट्टी बच जाएगा। तो यही है। और इस पानी में देखिए, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, मेन हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेपरेट्स डाउन आफ्टर लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स, द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब हम मिट्टी को मिक्स करके छोड़ दे रहे हैं कुछ देर के लिए, तो क्या हो जा रहा है, मिट्टी नीचे बैठ जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। इसको बोलेंगे हम लोग सेडिमेंटेशन। आप क्या किए कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर एबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ये जो नीचे मिट्टी बैठता है इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट। इसको बोलते हैं लोग सेडिमेंट, जो मिट्टी नीचे बैठ जाता है पानी नीचे, इसको बोलते हैं लोग सेडिमेंट। तो सेडिमेंट से क्या किए, जो हम पानी को रिमूव कर लिए, अलग कर लिए पानी को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिकेंटेशन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या हो रहा है, हम लोग जो पानी है उसको सेडिमेंट से अलग कर ले रहे हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ। और अब क्या किए, जैसे कि इस पूरा पानी साफ तो नहीं हो जाएगा, पानी हल्का हल्का धुंधला रहता है, हल्का हल्का मिट्टी उसमें रहता है, ये क्योंकि मिट्टी का फाइन पार्टिकल इसमें भी चला जाता है, पूरा तरह से नीचे नहीं बैठता है। जो बड़ा पार्टिकल पानी, मिट्टी का बड़ा पार्टिकल नीचे बैठ जा रहा है, और जो छोटा पार्टिकल है मिट्टी पानी में रह जा रहा है, और पानी के साथ उसमें इस बीकर में चला गया। इसमें क्या किया, फिल्टर पेपर से हम लोग इसको फिल्ट्रेट कर लिए। तो फिल्टर पेपर में जो छोटा पार्टिकल भी अटक जाएगा, तो यहाँ पे भी साफ प्योर वाटर आ जाएगा, और फिल्टर में क्या रह जाएगा, फिल्टर पेपर में उसका मिट्टी का पार्टिकल रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन, क्योंकि हम उसको फिल्टर पेपर की मदद से पानी और मिट्टी को अलग कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, द सेपरेशन ऑफ फाइन इम्प्योरिटीज फ्रॉम द डिकेंटेड, इसको बोलते हैं हम लोग डिकेंटेड बोलते हैं। जो पानी को निकाले इसको बोलते हैं हम लोग डिकेंटेड। यूजिंग फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो यही तीनों मेथड को एक ही जगह हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए मडी वाटर में इसका एग्जाम्पल है क्या, मडी वाटर में हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन करेंगे तो पानी साफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला मेथड हम अगले लेक्चर में पूरा मिक्सचर का सेपरेट करने का तरीका हो जाएगा। आप लोग को एनसीईआरटी में देखना है कि कौन कौन उसमें एक्टिविटी करके दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिखा के, तो आप लोग वहाँ पे भी पढ़ लेना है। कुछ मिस कर गया तो आप लोग को डाउट पूछ लेना है, ठीक है।